हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। सो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से और जोरों शोरों से आप तैयारी कर चुके होंगे अपने टर्म 2 एग्जामिनेशंस की। टर्म 1 होने के बाद हमें इतना पता लग चुका है कि अब टर्म 2 में हमें कितने अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और इसी में मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ, क्योंकि हमें पता है कि केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आने वाला है बेटा, और केमिकल काइनेटिक्स इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे 12th क्लास में और फिजिकल केमिस्ट्री में। तो बच्चे, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और इससे रिलेटेड हम थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, साथ क्वेश्चंस जो होते हैं किस प्रकार से आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्या क्या कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ अमेजिंग सेशन। चलिए बच्चे, सबसे पहले तो देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स बेटा, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। यह एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है बच्चे, और इसमें हम पढ़ते हैं काइनेटिक्स के बारे में। अब आप बोलोगे मैम केमिस्ट्री में काइनेटिक्स का क्या मतलब हुआ। बेटा, केमिस्ट्री में होते हैं केमिकल रिएक्शंस, और इन केमिकल रिएक्शंस का क्या काइनेटिक्स होता है, क्या स्पीड होता है, क्या रेट होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और सिर्फ यही नहीं बेटा, हम बात करने वाले हैं कि इस रेट का डिपेंडेंस कौन कौन से फैक्टर्स पर होता है, एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ते हैं। एंड मोर स्पेसिफिकली अगर आज के सेशन में हम बात करें, सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है बेटा, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसे कहते हैं जो इस चैप्टर की जान है, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, एकदम थरोली पढ़ेंगे, सारी थ्योरी समझेंगे बेसिक से कि क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप लोग बोलोगे कि मैम बेसिक से क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का अगर बेसिक्स आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा तो आप अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज का सेशन हमारा बेस्ड रहेगा बेटा थ्योरी पे प्लस हमारे क्वेश्चंस पे। सो दोनों चीज़ें हम करने वाले हैं आज के इस सेशन में, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चलिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें, व्हाट इज रेट, ये जो रेट होता है रिएक्शन, तो हमें पता है कि केमिकल रिएक्शन ही रिएक्शन होता है। केमिस्ट्री में जितने भी तरह के आपके केमिकल चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं दे प्रोग्रेस विद अ केमिकल रिएक्शन। अब ये रेट क्या होता है, तो रेट को बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे बच्चे। मान लीजिए अगर मैंने आपसे पूछा बच्चे कि आपके पढ़ाई करने की स्पीड क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम मैं 4 चैप्टर पढ़ लेता हूँ 2 घंटे में, या फिर मैं 10 पेज पढ़ लेती हूँ आधे घंटे में, ऐसे ही बोलोगे ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपके खाने की स्पीड क्या है, खाना खाने की स्पीड क्या है आपकी, तो आप बोल सकते हैं शायद कि मैं 2 रोटी खा लेता हूँ 15 मिनट में, या फिर मैं 3 रोटी खा लेती हूँ, ठीक है, तो फिर कितने टाइम में, ठीक है। तो फिर रेट जो होता है इट इज़ मोर स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमेशा जो रेट होगा, स्पीड होगा, किसी गाड़ी की स्पीड कह लीजिए, क्या होता है किलोमीटर पर आवर, है ना, तो वो हमेशा रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन यहाँ पर हम बात करें बेटा केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाएगा रेट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन concentration of reactant or product per unit time। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट होता है रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम।
तो अगर मैं कोई एक जनरल सा आप लोग को रिएक्शन देती हूँ जिसमें A प्लस B गिव्स C प्लस D है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन? बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जिसको मैं ROR से लिखती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। सो रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हो जाएगा A किस रेट से खत्म हो रहा है, क्योंकि A एक रिएक्टेंट है, B किस रेट से खत्म हो रहा है क्योंकि B भी एक रिएक्टेंट है, और C किस रेट से बन रहा है और D किस रेट से बन रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ कि माइनस DA बाई dt, dt क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, माइनस dB बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस dC बाई dt इज इक्वल्स टू प्लस dd बाई dt, ठीक है। अब ये माइनस और प्लस साइन हमें ये बता रहा है बेटा कि A क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, B भी कंज्यूम हो रहा है, जबकि C और D फॉर्म हो रहा है। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन था जिसमें A और B C D का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, 1 था। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा रिएक्शन देती हूँ AA प्लस BB गिव्स C प्लस D, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 1 बाई A, ठीक है, माइनस साइन लगाएंगे A के लिए, DA बाई DT इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई B DB बाई DT, ठीक है। यहां पर हम कंसंट्रेशन लेते हैं बेटा, इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है, यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू प्लस 1 बाई C DC बाई DT इज इक्वल्स टू प्लस 1 बाई D बाई DT, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा जनरल चीजें जो हमें ऑलरेडी पता थी, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है। अब यूनिट की बात करें बेटा, तो यूनिट क्या हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का? क्योंकि ये चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है, तो कंसंट्रेशन आप किस में लेते हैं बेटा? मोलर में लेते हैं, मोलारिटी में लेते हैं, दैट इज मोल्स पर लीटर लेते हैं। तो आप बोल सकते हैं यूनिट क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब ये जो टाइम है ये आप सेकंड में ले लीजिए, आवर में ले लीजिए, मिनट्स में ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी टाइम का यूनिट ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हमें इतना तो पता लग गया कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, लेकिन किस तरह से डिपेंडेंट है कंसंट्रेशन पे, तो वो कैसे पता लगेगा? हमें ये कैसे पता लगेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस कंसंट्रेशन पर कैसे होता है? तो जैसे कि अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ कि मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें A gives B, let us take an example in which A दे रहा है B, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक कंडीशन दे रही हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन becomes double when the concentration of A is doubled। मैंने एक स्टेटमेंट दी कि the rate of reaction becomes doubled when concentration of A is doubled। अब इस स्टेटमेंट से मुझे क्या पता लग रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ ए पे क्या फर्क पड़ रहा है? तो यहां पे मैं कह सकती हूं बेटा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। मैं बोल सकती हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर 1। इस स्टेटमेंट से मैं ये बात तो बोल सकती हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, ठीक है, जब हमने ए को डबल किया, मतलब दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। यहां से मुझे इस स्टेटमेंट से ये बात सिद्ध हुई। अगर ये स्टेटमेंट नहीं गिवन होता तो मैं नहीं बता सकती थी कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे किस प्रकार से डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर, ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल 2 कि ए प्लस बी हमें बेटा दे रहा है कोई प्रोडक्ट
ठीक है। और आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट ये है कि ROR डबल्स, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड। पहला स्टेटमेंट ये, इसका मतलब क्या है कि हमने B को अभी कांस्टेंट रख दिया है और हम रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या कमेंट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है बेटा ROR becomes 4 times when concentration of B is doubled। दो अलग अलग स्टेटमेंट है बेटा। पहले स्टेटमेंट में हमने B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रख दिया है और A को डबल कर दिया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ B को डबल किया। तो यहां पर मैं रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन में क्या इन्फ्लुएंस निकाल सकती हूं? पहली चीज बेटा कि पहले स्टेटमेंट से मैं ये बोल सकती हूं कि रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया। समझ रहे हो बात को? आपने रेट को डबल किया तो कंसंट्रेशन भी क्या हो गया, कंसंट्रेशन को डबल किया तो आपने रेट भी डबल हो गया। तो रेट और कंसंट्रेशन ऑफ ए में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब का पावर 1। दूसरा स्टेटमेंट अगर ध्यान से देखिए तो रेट क्या हो जा रहा है बेटा, 4 टाइम्स हो जा रहा है जब आपने B को डबल किया। समझ पा रहे हैं बात को? B को जब डबल किया तो ये 4 गुना हो गया। मतलब ये जो B और R में रिलेशन है, इट शुड बी B का स्क्वायर, B का स्क्वायर। ठीक है, तो रेट और कंसंट्रेशन क्या बोल सकते हैं, दोनों को अगर हम मिला दे तो यहां से दोनों के लिए मैं बोल सकती हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A का पावर 1 एंड B का पावर 2। ये बात बोली जा सकती है, ये बात बोली जा सकती है कि नहीं बोली जा सकती बेटा? अब ये हो गया हमारा रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या फिर प्रोडक्ट्स या फिर कोई और भी यहाँ पर आ सकता है, वो हम आगे चल के देखेंगे कि क्या रिलेशन है। मतलब समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन का कंसंट्रेशन पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ये रिलेशन क्या होता है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होता है। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है। तो यहाँ से एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ से निकाली कि रेट ऑफ रिएक्शन, द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ओवर द कंसंट्रेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हमें इतना तो पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, बट किस तरह से डिपेंडेंट है, दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन। हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन। तो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? दिस रिलेशन कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये कि दिस रिलेशन कैन ओनली एंड ओनली बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। हम जस्ट बाय मेयर लुकिंग एट द रिएक्शन, जस्ट रिएक्शन को देखते हुए, ये वाला रिएक्शन हमने देख लिया और हम रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस बता दें कंसंट्रेशन पे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने ये रिएक्शन अपनी आंखों से देखा और हम यहाँ से रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस बता दें कंसंट्रेशन पे, दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता लगेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन का किस प्रकार से डिपेंडेंस होता है कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज पे। अब ये जो आया ना, ये जो रिलेशन आया, ये जाहिर सी बात है ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया गया, तभी पता लगा कि ROR 4 गुना हो जा रहा है जब B का हम डबल कर रहे हैं और ROR डबल हो जा रहा है जब हम A को डबल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी एक्सप्रेशन को बेटा हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब जो रिलेशन हमें बताता है रेट ऑफ रिएक्शन
एंड कंसंट्रेशन पे, तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, या फिर रेट लॉ। और ये जो 1 और 2 है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन का डिपेंडेंस कंसंट्रेशन पे। कैसे पता लगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन से। और जो पावर होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर देखते हैं बेटा आप जल्दी से कि रेट लॉ एक्सप्रेशन कहां से आया, रेट लॉ एक्सप्रेशन कहां से आया। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज द expression which gives us the relation between rate of reaction and order of the reaction. Rate law expression, it is an expression which gives us information about the relation between rate of reaction and concentration of the species, concentration of the species। इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ, ठीक है। और जो ये पावर होता है हमारे, ठीक है, जो पावर होता है हमारे स्पीशीज का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो व्हाट बिकम्स द ऑर्डर? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज द, ठीक है। अगर देखो यहां पर अभी मैंने जो लास्ट इक्वेशन दिया था उसमें क्या हो रहा था कि रेट, ये अपना रिलेशन था, ठीक है, रिएक्शन के ए और बी प्रोडक्ट दे रहा है, और हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन बाय द गिवन इंफॉर्मेशन ये निकाला था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1 एंड बी का पावर 2। और ये 1 और 2 को हमने क्या बोला था बेटा? ऑर्डर। ए का जो पावर है उसको बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जो बी का पावर है उसको बोलेंगे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा? इन दोनों का सम, ठीक है। सो 1 इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी इज ऑर्डर एंड 2 इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। इन दोनों के सम को बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सो द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, order of the reaction is equal to the sum of power of all the species, sum of power of all the species appearing in the rate law expression। इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने भी स्पीशीज आ रहे हैं हमारे, उन सबके पावर का सम होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल द स्पीशीज appearing in the rate law expression। पहली बात तो। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट कि ये जो 1 और 2 आया ये एक्सपेरिमेंटली आया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, यह एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन, एक केस को छोड़ के, ठीक है। तो एक ऐसा केस होगा जिसको मैं आपके आगे बताऊंगी कि एक ऐसा भी केस होता है जिसमें आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को बता सकते हैं बाय लुकिंग एट द
रिएक्शन, बट जनरली ये होता क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। और ऐसा क्यों होता है कि आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कभी कभी देख के भी बता देते हो, ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया कि हाँ कुछ एक स्पेसिफिक रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम देख के बता सकते हैं उनका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, वो भी एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव्ड है। तो ये तो बात तय है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस रिएक्शन की बात करूं, इन दिस रिएक्शन ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, 1 + 2 दैट इज 3। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा यहां पर बेटा 3 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बेटा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। अगर मैं बोलती कि भैया ये हमेशा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख के बताना है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो हमेशा क्या रहता है बेटा, इंटीजर रहता है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए हम ये हमेशा दिमाग में रखेंगे कि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मे और मे नॉट कोइंसाइड विद द स्टोइचियोमेट्री, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली ही रहता है। और ये क्या हो सकता है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर फ्रैक्शनल, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्टोइचियोमेट्री कभी भी पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, ठीक है। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड स्टोइचियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, सारी चीजों को यहाँ पर अब देखते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन, अब जितनी भी चीजें मैंने बताई यहाँ पे लिखी हुई हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रेट लॉ विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। यह एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। अब आपको यहाँ पर एक दिख रहा होगा के, व्हाट इज दिस के? मैंने आप लोग को बताया था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर समथिंग। अब मेरे को देखो रिएक्शन देख के मैं बता नहीं सकती हूं, तो ए का कुछ भी पावर हो सकता है। तो मैं मान लेती हूं ए का पावर x है एंड b का पावर मैं मान लेती हूं y है, ठीक है। a का पावर x है, b का पावर मान लेती हूं y है। वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे पता लगेगा कि ये x और y क्या क्वांटिटीज है, ठीक है। तो अब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा बेटा, तो एक कांस्टेंट आएगा और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं k, और ये हो जाएगा a का पावर x एंड b का पावर y। दिस इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन वेयर r इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। r क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। k क्या है बेटा, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, k क्या है, एक कांस्टेंट है। कब आई ये कांस्टेंट, जब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को निकाला रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट। कई बारी आप बुक्स में देखेंगे इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है, क्योंकि ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है इसको, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट। और एक और बड़ा प्यारा सा नाम है इसका, दैट इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। क्यों बोला जाता है इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, वो भी हम बात करेंगे। इसको बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला जाता है। x क्या है, x इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। बेटा y क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। अब कैसे पता लगेगा इसका पता सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट द्वारा ही लग सकता है, एक्सपेरिमेंट द्वारा ही लग सकता है। बिना एक्सपेरिमेंट किए हमें x एंड y की वैल्यू नहीं पता लग सकती, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर मैं पूछूं बेटा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर मैं पूछूं तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पावर ऑफ द
ऑल स्पीशीज अपियरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब x प्लस y, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा ये x प्लस वाई, एंड दिस कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू, जीरो और फ्रैक्शनल, कोई भी वैल्यू हो सकती है ये बेटा, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी होती है, इवन जीरो भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी भी स्पीशी का कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल कतई भी फर्क ना पड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में बोलते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज जीरो, ठीक है, समझ में आ गई बात। और हो सकता है कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, घट जाए, कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए, घट जाए। तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब उस टाइम पे हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और जीरो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे थोड़ी से कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बचपन में लॉ ऑफ मास एक्शन भी पढ़ा रहता है। तो कैसे ये लॉ ऑफ मास एक्शन से अलग है वो भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अब हम यहाँ पे रेट कांस्टेंट की, कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट। आखिर ये रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट है क्या, ये है क्या? तो बेटा ये आया कहां से? पहली बात तो ये आया हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन से। कहां से आया बेटा? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से आया। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर मैं पिछले वाले रिएक्शन का देखूं तो क्या हो जाएगा, के ए का पावर x एंड बी का पावर y, ठीक है। अब ये जो k है ना, इसमें यही तो है अपना रेट कांस्टेंट। मान लीजिए मैं कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन को मैं यूनिटी ले लूं। लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, यहां पर ए एंड बी ही आ रहा है, लेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी बी यूनिटी, उनको मैं ले लेती हूं यूनिटी, ठीक है। लेट, ऐसे लिख देते हैं इसको, लेट ए का कंसंट्रेशन एंड बी का कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 1 मोलर। अगर मैंने इन दोनों का कंसंट्रेशन क्या ले लिया बेटा, 1 मोलर ले लिया, तब क्या होगा, 1 का पावर कुछ भी 1, बी का पावर कुछ भी 1, तो मैं बोल सकती हूं कि रेट क्या हो जाएगा इस समय पे, बराबर हो जाएगा के इस समय पे। एक मैंने एक स्पेसिफिक कंडीशन ली, जब मैंने इन सबको 1 मोलर कर दिया तब मेरा रेट क्या हो गया, बराबर हो गया रेट कांस्टेंट के। यहीं से रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन आएगा। रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चे, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट है क्या? रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली। ये रेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन बिकम्स यूनिटी। तभी तो हमने इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोला। स्पेसिफिक कब डिफाइन होता है बेटा, जब हम यूनिटी ले लेते हैं, तभी तो होता है ना, ठीक है। सो रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, व्हेन concentration of all the species appearing in the rate law expression, becomes यूनिटी या फिर 1, यूनिटी ही बोलते बेटा 1 को, ठीक है, 1 मतलब यूनिटी होता है, ठीक है। तो क्या देखा हमने यहां से कि रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ द रिएक्शन है व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द स्पीशीज अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन बिकम्स यूनिटी, ठीक है जी। अब इसका यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा यहां से बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है। अभी तक मैंने आपको बोला था कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है,
एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। बार बार यही तो बोल रही थी मैं, इसको हम रिएक्शन को देख के बता ही नहीं सकते। अब यहाँ पे मैं रेट कांस्टेंट के बारे में बताऊंगी कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है ना, ये अपने अंदर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को छुपा के ले आता है। कैसे छुपाता है समझिएगा। देखिए, अगर मैं k को बोलूं तो k क्या हो जाएगा, रेट अपॉन a का पावर x b का पावर y। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। रेट का यूनिट पता है आप लोगों को, अरे अभी तो बताया था, रेट इज क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो रेट क्या हो जाएगा बेटा, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, दिस इज रेट का यूनिट। ए का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। भाई कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन तो मोल पर लीटर में ही होगा, का पावर एक्स। और इसको मैं बोल सकती हूं अगेन मोल पर लीटर, क्योंकि ये बी का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का यूनिट तो सेम ही रहेगा, चाहे ए का हो, बी का हो या किसी भी का हो, ठीक है, का पावर वाई। देखिएगा जरा, तो K इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर टाइम इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर दोनों का बेस से मैं क्या करेंगे, अगर ऐड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों को एक कॉमन लेंगे तो पावर क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसको बोल सकती हूं कि मोल पर लीटर का पावर x प्लस वाई। याद करो x प्लस वाई ही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, x प्लस वाई सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल द स्पीशीज अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये जो n था, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को n से डिनोट करते हैं, ठीक है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यही तो था x प्लस वाई। तो क्या मैं x प्लस वाई को n लिख दूं, तो k क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स अपॉन मोल पर लीटर का पावर n। अब n ऊपर जाएगा तो 1 माइनस n हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1, ये 1, ये माइनस n हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, K इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। अब यहां से आपको जब यूनिट पता होगी तो दोनों यूनिट को आप कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करके आपको n की वैल्यू पता लग जाएगी और यहां से आपको ये पता लग जाएगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी भी रिएक्शन का बोलूं कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है बेटा, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो है हमारा टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज सेकेंड इनवर्स। तो जल्दी से बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि रेट कांस्टेंट का अगर यूनिट सेकेंड इनवर्स है तो रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी फटाफट से, टाइम इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स मतलब टाइम इनवर्स है, मतलब ये वाला पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। ये वाला पार्ट जीरो कब हो सकता है बेटा, कोई भी समथिंग का पावर क्या हो सकता है, कोई भी आपकी क्वांटिटी हो उसका पावर अगर कुछ है और टोटल क्वांटिटी जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज क्या होगी, जीरो। 1 माइनस n क्या होगा, जीरो होगा, तभी ये मोल पर लीटर को जीरो कर दिया है, ठीक है। तो 1 माइनस n इज इक्वल्स टू जीरो, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 1। तो यहां से हम बोल सकते हैं सीधे सीधे कि हमने कुछ भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि रिएक्शन क्या है, मुझे सिर्फ ये पता था कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, और वहां से मैंने निकाल लिया बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इज दैट क्लियर। चलिए बेटा, तो यहां पर अब कैसे ये लॉ ऑफ मास एक्शन से डिफरेंट है वो देखते हैं। तो बेटा गुल्डबर्ग एंड वागे नाम के दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वागे नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बात बोली थी। वो बात कुछ इस प्रकार से थी कि उन्होंने बोला था कि जो मान लीजिए एक रिएक्शन है, तो यह एक, सबसे पहली बात तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अभी तक जो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बोल रही थी दैट वाज एन प्रैक्टिकल कंसेप्ट, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। लेकिन गुल्डबर्ग एंड वागे ने बिना किसी एक्सपेरिमेंट के सीधे सीधे एक बात बोली कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स टू रेज टू द पावर
ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब उन्होंने सिर्फ ये बोल दिया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर यहाँ पर भी रेट कांस्टेंट आएगा, ए का पावर इसका एक्टिव मास का कोफिशिएंट दैट इज n1 और बी का पावर n2। ये बात बोली थी गुल्डबर्ग एंड वागे ने। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट, ये तो पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे, तब वहां पे साइंटिस्टों ने ये पाया बेटा कि ये जो बात गुल्डबर्ग एंड वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से फेमस की थी, वो हर वक्त ट्रू नहीं हो रहा था। दिस थिंग वॉज कमिंग ट्रू ओनली फॉर द रिएक्शंस विच वर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो कंसेप्ट था दैट वॉज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और एक्सपेरिमेंट से ये क्या कर रहा था, मतलब अग्री कर ही नहीं रहा था। ठीक है, सो यहां पर बोला गया कि द लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज एक्सपेरिमेंटली ट्रू। हम किस बात को मानते हैं भाई? हम तो उसी बात को मानेंगे ना जो एक्सपेरिमेंटली ट्रू हो। थ्योरेटिकली तो कोई कुछ भी बोलता जाए, जब तक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करके उस चीज को प्रूफ नहीं करेंगे तब तक वो बात नहीं मानी जाती। और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत जगह फेल हो गया। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस थे जिसमें लॉ ऑफ मास एक्शन लागू ही नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्या कभी ए एंड बी का कोफिशिएंट जीरो हो सकता है? अगर जीरो हो जाएगा तो इसका क्या मतलब है कि भाई यहां पर ए और बी है ही नहीं, तो रिएक्शन कैसे हो रहा है? क्या कभी ए और बी का कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज नेवर नेगेटिव। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान तो ये पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब वहां पर ये फेल कर रहा था। सो द लॉ ऑफ मास एक्शन वॉज, ठीक है, हम बोल सकते हैं वॉज ट्रू ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस। सिंगल स्टेप रिएक्शंस का मतलब होता है बेटा ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ एक स्टेप में होते हैं, उनके लिए सिर्फ ये लागू हो रहा था एंड नॉट फॉर एवरीवन एल्स। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि भाई जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो कंप्लीटली ट्रू नहीं है, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन जो था वो कंप्लीटली 100% एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम उस रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर बता सकते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, जो सिर्फ एक ही स्टेप में होते हैं, जो सिंपल रिएक्शंस होते हैं, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं। ओनली फॉर दोज रिएक्शंस वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन। अब ये कैसे पता लगेगा कि कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप है, एलिमेंट्री स्टेप है, या फिर जैसे सिंपल रिएक्शन बोलते हैं वो है? ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज आपको क्वेश्चन में 100% गिवन रहेगी। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि यह एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यह एक सिंपल रिएक्शन है। सिंपल रिएक्शन मतलब वही होता है बेटा सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो यहां पर आप तुरंत चमक जाना कि ये सिंपल रिएक्शन है, तो मैं यहां पर लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम होगा। और यहां पर ऑर्डर को मैं बोल सकता हूं या बोल सकती हूं n1 प्लस n2, दैट इज सम ऑफ द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स ओनली फॉर सिंपल रिएक्शंस। तो समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये भी कैसे आया, ये भी एक्सपेरिमेंटल द्वारा ही प्रूव किया गया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहीं कहीं सही आ रहा है। ये भी एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया। मतलब अगेन अब ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन थ्योरेटिकल हो गया इसकी वजह से। ये जो प्रूफ हुआ कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहां पर लागू हो रहा है, ये भी एक्सपेरिमेंट द्वारा ही बताया गया। ठीक है जी, चलिए सो कुछ जनरल फीचर्स की बात कर लेते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट गिव्स द आइडिया अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। पहली बात तो ठीक है, अगर K ज्यादा है मतलब रिएक्शन तेजी से हो रहा है, अगर K कम है तो रिएक्शन धीरे धीरे हो रहा है। सो रेट कांस्टेंट टेल्स अस अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन। Every reaction has got a particular rate constant at a particular temperature.
मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, hence it is a constant quantity, still it depends on temperature। कोई भी आपसे पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, तो भाई ऑर्डर पे तो कर ही रहा है, क्योंकि आपका ऑर्डर हमने देख लिया कि यूनिट में उसका ऑर्डर का टर्म आ रहा है। उसके साथ साथ ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट चेंजेस ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो यहां पर आप एक बात तो समझ गए हैं कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। लेकिन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, यहां पर यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द वैल्यू ऑफ के इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसको कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, उसको ऑर्डर से लेना देना है, ठीक है। वो भी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। किसी भी रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होता है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है बेटा? टेम्परेचर के ऊपर। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से उसको कोई मतलब नहीं है, सिंस इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। अब रिएक्शन जैसे कि मैंने बोला, एज पर द काइनेटिक्स कितने स्टेप में वो हो रहा है, कैसा रिएक्शन है, हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर द सिंपल रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शंस, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे रिएक्शंस, ठीक है, which gets completed in a single step, उनको बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर सिंपल रिएक्शन, ठीक है। एक होता है बेटा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है वो कैसा होता है? वो सिंगल स्टेप नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्टेप्स में हो सकता है, ठीक है। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे स्टेप में हो सकता है, ठीक है। तो जो अब देखिए कहने का मतलब यहां पर यह है, क्यों मैं ये दोनों बातें बता रही हूं, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये भी एक्सपेरिमेंट द्वारा ही आया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए अगेन हमें ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। यहां पर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बेटा या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या फिर आपको यहां पर के की यूनिट से निकालना पड़ेगा। सो फॉर दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर कहां से पता लगेगा? ईदर इट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, इट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन में आपको गिवन हो भाई कि ये ऑर्डर है, या फिर आपको यूनिट ऑफ के से निकालना पड़ेगा। और कैन बी डिटरमाइंड बाय, और कैन बी डिटरमाइंड बाय, या फिर कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं हम इसको? बेसिकली डिटरमाइंड बाय द यूनिट ऑफ के। रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या हो रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो दीज आर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पता करने के लिए। अब ऑर्डर पता रहेगा तभी तो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल पाओगे, है ना। चलिए, तो एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन देखिए। द रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप, law of mass action is truly valid for the elementary reactions and the rate expression of the reaction can be written using the stoichiometric coefficient। ये भी determined experimentally, ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिया ये बात, ये भी एक्सपेरिमेंटली ही पता लगा हमें कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन हम बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिएक्शन है बेटा ए
BB गिव्स प्रोडक्ट, और मेरे को क्वेश्चन में गिवन रहेगा बेटा, तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने को। क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये सिंपल रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है, तो वो छुपा के क्वेश्चन में इसी बात को दे देगा और आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते रहोगे। जबकि इस रिएक्शन में अगर क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज अ सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन और इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये 3 वर्ड को ध्यान में देना है जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, A + B हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। चलिए, complex reaction, those reactions which are completed in more than one step. The steps which are involved in complex reactions are elementary. Obviously जो individual steps होते हैं ना complicated reactions के, complex reactions के, वो तो elementary ही होते हैं, ठीक है। So this is the relation between complex reaction and the order of reaction, ठीक है। complex reaction का for example देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेटा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ब्रोमीन से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है NOBr। तो यह एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है। कैसे पता लगा? क्योंकि ये जब रिएक्शन हम कराते हैं ना बेटा, तो ये 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होता है Br2 से कंबाइन करके NOBr2 बनाता है। ये जो स्टेप होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। जो दूसरा स्टेप होता है उसमें अगेन नाइट्रोजन, ठीक है, NOBr2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से कंबाइन करता है एंड NOBr बनाता है। ये वाला जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, ठीक है, ये स्लो स्टेप होता है। तो अब आप बोलोगे कि मैम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ऐसे क्यों, ऐसा क्यों होता है बच्चे? ऐसा इसलिए होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक रेस में भाग रहे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये आपका पहला लेन, दूसरा लेन, तीसरा लेन, चौथा लेन, ठीक है, एक रेस में आप भाग रहे हैं। यहाँ पर आप हैं, यहाँ पे आपका दोस्त है, यहाँ पे चुन्नू है और यहाँ पे डुग्गू है, ठीक है। अब ये सब भाग रहे हैं, एकदम फायर हुआ और ये सब भागने लगे, ठीक है, रेडी स्टडी गो। आपने भाई रेस को कंप्लीट कर लिया 15 सेकंड में, ठीक है, 100 मीटर का रेस है। आपके दोस्त ने कंप्लीट कर लिया 20 सेकंड में। आपके चुन्नू ने कंप्लीट किया बेटा 40 सेकंड में और डी ने कंप्लीट किया अगेन मान लीजिए 16 सेकंड में, ठीक है। देखा, आपको जिता दिया ना। देखो यही तो बात है, आपको तो जीतना ही है, ठीक है, क्लासेस लगानी है बस ध्यान से। तो देखो, क्या जब आपने रेस कंप्लीट कर लिया तो रेस खत्म हो गया था? क्या सारा रेस खत्म हो गया, ऑडियंस चली गई? नहीं गई ना। क्या जब बी ने रेस खत्म किया तो रेस खत्म हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। क्या जब डी ने रेस खत्म कर दिया तो रेस खत्म हुआ? नहीं। जब तक सी कंप्लीट 40 सेकंड लगा के भाग के एकदम वहां पर अंत में ना आ जाए तब तक हम रेस को कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो ये जो सबसे स्लोएस्ट चुन्नू था, इसी ने बताया ना कि भाई रेस कब कंप्लीट होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि रेस कब कंप्लीट होगा, उसका बहुत बड़ा फैक्टर है कौन? चुन्नू, क्योंकि वो सबसे धीरे भाग रहा है और जब तक वो कंप्लीट नहीं करेगा रेस, हम रेस को कंप्लीट नहीं मान सकते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से किसी भी रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है स्लोएस्ट स्टेप। वही बताएगा हमें कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट जो रिएक्शन है वो कब खत्म हो रहा है। तो इसीलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम स्लोएस्ट स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही मानते हैं, ठीक है जी। चलिए, वेरी गुड। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? अब व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी? अभी तो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की, अब यहाँ पे एक नया टर्म आया है मॉलिक्यूलैरिटी। अगेन मॉलिक्यूलैरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, order of the reaction was an experimental concept, but molecularity is a theoretical concept. अब आप लोगों को पता है किसी भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से टकराते हैं।
टकरा रहे हैं मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, उनके पास क्या होनी चाहिए, एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो टकरा के खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो कितने मॉलिक्यूल्स टकरा के अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वही होता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। जो रिएक्शन में आप जो मॉलिक्यूल्स लिखते हो बच्चे, जो रिएक्शन में आप मॉलिक्यूल्स लिखते हो वो वही वाले मॉलिक्यूल्स लिखते हो जो टकराए हैं और उनके पास इतनी मिनिमम एनर्जी थी कि वो कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोडक्ट में। आप ऐसे अरे गहरे मॉलिक्यूल्स को नहीं लिखते हो, रिएक्शन में आप वही मॉलिक्यूल्स को लिखते हो जो टकरा के कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। सो किसी भी रिएक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। सो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, ये स्पीशीज एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस रिएक्शन, इन फर्स्ट रिएक्शन यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे एक कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, एक ही कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है। तो यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, 1। It can be a compound, it can be a molecule, it can be a ion, it can be an atom. ठीक है, यहां पे देखिए दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू HI। तो H2 और I2 था तभी तो 2HI बना, ठीक है। ये सभी के सभी क्या, ये सारा का सारा हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया होगा, HI में, सारा का सारा आयोडीन चेंज हो गया, ठीक है। मतलब इन सबके पास वो मिनिमम एनर्जी है, तभी तो इसको रिएक्शन में लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो H2 प्लस I2 मॉलिक्यूलैरिटी यहां पर हो जाएगी बच्चे 2। NO2NO प्लस O2 gives 2NO2, 2NO प्लस O2 gives 2NO2। अगेन यहां पर दो इसका मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलैरिटी हो गया जी अपना 3। 2HI gives H2 प्लस I2। अगेन यहां पर मॉलिक्यूलैरिटी हो गया बेटा 2। तो इसका कहने का मतलब बेटा ये है सिंपल कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को हम सिंपल रिएक्शन को देख के नहीं बता पा रहे थे, ठीक है, दैट वाज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और यहाँ पर जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन आई कैन डेफिनेटली टेल यू एंड यू कैन डेफिनेटली टेल मी कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। यही तो है केमिकल रिएक्शन लिखने का फायदा कि आपको ये पता लग जाता है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने कन्वर्जन कर रहे हैं। क्लियर, चलो जी। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो, फ्रैक्शनल और नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑर्डर कुड बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और पॉजिटिव, लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करे बेटा वो कभी जीरो थोड़ी ना हो सकते हैं, वो कभी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकते हैं, वो तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। रिएक्शन विद मॉलिक्यूलैरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयरली फाउंड, ठीक है। जनरली आप जितने भी रिएक्शंस देखते हो उसमें आपके एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, आपस में रिएक्ट करते हैं एक मॉलिक्यूल से। बहुत कम ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें मॉलिक्यूलैरिटी आपकी ग्रेटर देन 3 हो। मॉलिक्यूलैरिटी इज डिफाइंड फॉर ओनली एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्यों भाई बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सारी बातें तो हमें पता नहीं होती, तो हम ये नहीं बता सकते कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, वी कैन नॉट टेल दैट, ठीक है। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस। क्लियर, चलिए जी। In a complex reaction, each step has its individual molecularity, and molecularity for the overall reaction has no meaning. कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है बेटा। इंडिविजुअल स्टेप का तो आप मॉलिक्यूलैरिटी बता सकते हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन, लेकिन अगर मैं बोलूँ देखो NOBr2 यहाँ पर है और NOBr2 यहाँ पर एक रिएक्टेंट के फॉर्म में है, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में या रिएक्टेंट के फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता ना कि मॉलिक्यूलैरिटी को डिफाइन करने के लिए। सो इट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप, ठीक है, एक स्टेप के लिए आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में आप नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलिए जी,
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की अगर बात करें, सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल द कंसेंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये बात हमने कर ली है, ठीक है, ये बातें हमने कर ली हैं. वी नो दैट द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, हेंस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड. ऑर्डर कैन बी जीरो, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल और नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव भी लिख लो, और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. Order can be negative with respect to any reactant, but overall order can never be negative. ठीक है, ओवरऑल किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता. ठीक है, चलिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलैरिटी. क्लियर? ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर. सो लेट अस फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, अब यहां पर अगर मैं आप लोग को बोलूं कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू के का पावर के इंटू ए का पावर 1, ये चीज गिवन है आपको, दिस इज गिवन. ठीक है, अगर ये चीज गिवन है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, अगेन मुझे ये पता है कि माइनस डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए. रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए हो जाएगा हमारा किसके बराबर बच्चे, K1. इफ लेट K1 बी द ऑर्डर विद रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ए, लेट K2 बी द ऑर्डर रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बी, लेट K3 be the rate constant with respect to C and K4 be rate constant with respect to D. हमें निकालना है relation between K1, K2, K3, K4 and K. And K is the overall rate of rate constant of the reaction. ठीक है, तो dA by dt that is rate of disappearance of A, ठीक है, किसके बराबर होगा, K1 A का पावर 1, क्योंकि देखो रेट कांस्टेंट तो सिर्फ A पे डिपेंड कर रहा है, माइनस डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, K2 A का पावर 1 प्लस डी सी बाई डी टी क्या हो जाएगा, K3 A का पावर 1 एंड प्लस डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी डी बाई डी टी. ठीक है, डी डी बाई डी टी क्या हो जाएगा, K4 A का पावर 1. मुझे इतना भी पता है कि रेट इज इक्वल्स टू माइनस 1/n1 डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 1/n2. देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहाँ आता है इस वाले एक्सप्रेशन में, डिनोमिनेटर में आ जाता है, माइनस 1/n2 डी बी बाई डी टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस, क्योंकि C और D तो फॉर्म हो रहा है ना, ठीक है, तो पॉजिटिव लगाएंगे उसके लिए, इज इक्वल्स टू प्लस 1/n3 डी सी बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस 1/n4 डी डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये सब किसके बराबर है बेटा, ये सब बराबर है के ए का पावर 1 के बराबर. तो इसको और इन सब को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो यहां पर मैं बोल सकती हूं बेटा कि K1 upon N1 is equals to K2 upon N2 is equals to K3 upon N3 is equals to K4 upon N4 बराबर K. Very very important relation between the rate constant of the individual reactants and the rate constant of the complete reaction. तो individual reactant का जो rate constant है उसको divide कर दीजिए उसके stoichiometric coefficient से, और ये इन सबको बराबर कर दीजिए, क्योंकि rate constant तो obviously सबका क्या होगा, बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका K के बराबर. ठीक है, चलिए अब टाइम है बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का. लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस नाउ. कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करेंगे हम, क्योंकि जिससे कि हमारा जो जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अब तक वो जल्दी से ब्रश अप हो जाए. देखिए बेटा पहला सवाल क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 चेंजेस फ्रॉम, देखिए 0.5 मोलर टू 0.05 मोलर
इन 15 सेकेंड्स। ये सारा काम कितने में हो रहा है बेटा? 15 सेकेंड्स में हो रहा है। देन कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। तो पहले तो हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मतलब -DH2O2/dt। ठीक है, टाइम की वैल्यू आपको पता है 15 सेकेंड। DH2O2 कितना हो जाएगा बेटा? पहले कितना था? 0.5, बाद में कितना हो गया? 0.0। दिस इज एन इनिशियल, दिस इज, ठीक है, या फिर मैं बोल सकती हूं इनिशियल कंसंट्रेशन एंड दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा ना बेटा हमें, ठीक है। तो फाइनल माइनस फाइनल क्या हो जाएगा बेटा? 0.05 माइनस इनिशियल 0.5 अपॉन कितना सेकेंड? 15 सेकेंड। तो -0.05 माइनस 0.5 कितना होता है? माइनस 0.45 अपॉन 15। माइनस ऑफ माइनस देखिए प्लस हो गया। रेट ऑफ रिएक्शन के नेवर बी और नेगेटिव क्वांटिटी, ये काटेंगे कितने में जाएगा बेटा? 0.03। सो 0.03 मोलर, ठीक है, पर सेकेंड, सेकेंड इनवर्स। ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, क्लियर है। बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। O2 किस रेट से बन रहा है? फॉर्मेशन, अपीयरेंस एक ही चीज है। तो ये बन रहा है भाई DO2/dt से। रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को स्टोइचियोमेट्री से लेना देना नहीं होता है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन को स्टोइचियोमेट्री से लेना देना होता है। तो यहां पर मैं बोल सकती हूं बेटा कि रेट इज इक्वल्स टू, किसी भी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा बेटा? माइनस ऑफ DH2O2/dt, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। और यहां पर मैं बोल सकती हूं बेटा प्लस ऑफ 1 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1/2, ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा DO2/dt। हमें क्या निकालना है बेटा? इसकी वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली बेटा, कितनी? 0.03। 0.03 होगा ना? हाँ, 0.03। और ये हो जाएगा बेटा 2 ऊपर जाएगा 2 DO2/dt। ये जाएगा किसमें बेटा? 0. कितना हो जाएगा बच्चे इसमें? 3/0.5, 0.015, 0.015 क्या हो जाएगा? मोलर अपीयर हो रहा है ना, मोलर। सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट का आंसर। ये दूसरे पार्ट का आंसर आप लोगों ने सही आंसर निकाला या नहीं निकाला मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको डिटेल सोल्यूशन है। हो सकता है अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट। ठीक है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन द इंटरवल 5 to 15 सेकेंड। ठीक है, तो आपको पता है कि D - DNH3/dt और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा 1/2 और यही हो जाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो DNH3 क्या हो जाएगा बेटा? कितना चेंज इन कंसंट्रेशन? माइनस, ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन कितना? फाइनल माइनस इनिशियल। दिस इज फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। ठीक है, तो 0.2 - 0.6 2 से डिवाइड करेंगे। टाइम डिफरेंस कितना है बेटा? 15 - 5 क्या हो जाएगा? 0.4 माइनस ऑफ माइनस पॉजिटिव अपॉन 2 इंटू 10 0.2 और ये हो जाएगा 0.02 मोलर पर सेकेंड। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए तो ये है देखिए आपका पूरा सही आंसर जैसे कि आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आगे बढ़े, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन
सम पैरामीटर्स आर गिवन, कुछ पैरामीटर्स गिवन है, हमें रिलेशन बताना है बेटा K1, K2 एंड K3 में। तो मैंने आप लोग को एक बात बोली थी कि K1, K2, K3 ये सब क्या है? K1 है रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आपका N2O5, रेट कांस्टेंट किसका? N2O5 का। K2 है बेटा रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू NO2 एंड K3 है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्या रिलेशन होता है इसमें? तो आपको देखना पड़ेगा ये वाला रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखेंगे बेटा तो एक चीज तो आपको समझ में आ जाएगी कि इनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। इसका 1 है, इसका 2 है और इसका हाफ है। These are the stoichiometric coefficient। मैंने आप लोग को जो रिलेशन बताया था वो ये बताया था कि K1 अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, K2 अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, K3 अपॉन उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन K। ये बात बताई थी मैंने, उसी को यहाँ पर यूज करना है और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे उसको यूज करते करते बेटा K1 अपॉन 1, K2 अपॉन 2 एंड K3 अपॉन 1/2 करेंगे, ये 2 हो जाएगा। पूरे रिएक्शन को बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्या हो जाएगा? K1 इज इक्वल्स टू 2K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 4K3। ये है आपका रिलेशन K1, K2 एंड K3 में। इज दैट क्लियर? बहुत ही इजी सिंपल सा था ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। देख सकते हैं आप 2K1 इज इक्वल्स टू K2 इज इक्वल्स टू 4K3, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स ट्वाइस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो बोल रहा है कि बेटा रेट जो है ये क्या हो जा रहा है? ट्वाइस हो जा रहा है, ठीक है, ट्वाइस हो रहा है ना। When the concentration of A, जब A का कंसंट्रेशन हम क्या बढ़ा दे रहे हैं बेटा? 4 टाइम्स कर दे रहे हैं। जब 4 टाइम्स कर रहे हैं तो ये ट्वाइस हो रहा है। समझ रहे हो इसका मतलब कि इस पे क्या होगा कि रेट इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए कि A का पावर समथिंग है, और ये समथिंग क्या हो जा रहा है? जब ये 4 गुना हो रहा है तो ये 2 गुना हो रहा है, तो ये समथिंग क्या होना चाहिए बेटा? हाफ होना चाहिए ना। सो के A का पावर हाफ, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में सिर्फ A ही आ रहा है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड रिएक्शन के रेट के बारे में और रेट कांस्टेंट का डिपेंडेंस और रेट कांस्टेंट का रिलेशन। ठीक है, सो आई होप आज का सेशन आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा। बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया है बेटा। जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है हमारी वो इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर होने वाली है। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का मैं आप लोग को फॉर्मूला चार्ट बताऊंगी और उस पर हम ढेर सारे MCQs करने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो हमने इस वाले सेशन में बहुत अच्छे से क्लियर कर ली हैं। अगर कोई भी डाउट रह रहा है आपको तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये जो सेशन है वो कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और हाँ ज़रूर पढ़ के भी आना बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पढ़ कर आओगे तभी आप इस सेशन का पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए थ्योरी पढ़ लेना, बाकी कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।